नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका विषय है दाखिल खारिज या नामांतरण, जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। आज का यह वीडियो देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि दाखिल खारिज क्या है, किस स्रोत से प्राप्त जमीन का दाखिल खारिज होता है, दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं और इस आवेदन के साथ क्या क्या दस्तावेज आपको संलग्न करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताएंगे कि दाखिल खारिज आवेदन का निपटारा, डिस्पोजल की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और अंत में बताएंगे कि अगर आपका दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो आप क्या करेंगे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दाखिल खारिज क्या है। जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम सरकारी राजस्व दस्तावेज जमाबंदी पंजी में दाखिल करना, एंट्री करना एवं जिस व्यक्ति द्वारा जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर किया गया है उसके नाम से दर्ज जमाबंदी नंबर से जमीन का रकबा खारिज करना, माइनस करना दाखिल खारिज कहलाता है। सरकारी राजस्व दस्तावेज जमाबंदी पंजी को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ 7/12 के नाम से जाना जाता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में जमाबंदी नकल के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में खसरा खतौनी के नाम से जाना जाता है और बिहार में जमाबंदी पंजी को रजिस्टर 2 या रैयत पंजी के नाम से जाना जाता है। मेरे पास ये जमाबंदी पंजी की एक कंप्यूटराइज प्रति है जिसमें लिखा हुआ है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इस जमाबंदी पंजी में रैयत का नाम होता है, उसके जमीन की विवरणी होती है और इस विवरणी के आधार पर वो सरकार को कितना लगान देना होता है उसका उल्लेख किया जाता है। और जो म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है तो इसी जमाबंदी पंजी से उसका नाम खारिज किया जाता है, जिसने जमीन को बेचा और जिसने जमीन खरीदा, जो क्रेता है, उसका नाम जमाबंदी पंजी में दाखिल किया जाता है। ये एक मेरे पास रजिस्टर है, जो रजिस्टर की कॉपी है जमाबंदी पंजी का, जो मैनुअल था। इसी के आधार पर अब जो है कंप्यूटराइज कॉपी अभी बिहार में बना हुआ है, जिसे आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साइट पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए सुरेश ने 10 डिसमिल जमीन मनोज को बेचा। अब क्या होगा, सुरेश के नाम से जो जमाबंदी संख्या चल रही है, अगर मान लीजिए उसके इस जमाबंदी नंबर में 50 डिसमिल जमीन है तो सुरेश के इस जमाबंदी नंबर से 10 डिसमिल जमीन खारिज कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा और उसके जमाबंदी नंबर में अब 40 डिसमिल बचेगा। और जिन्होंने खरीदा मनोज के नाम से 10 डिसमिल जमीन जमाबंदी पंजी में दर्ज कर दिया जाएगा, दाखिल कर दिया जाएगा। अब आइए अगला जो बिंदु है वो समझते हैं किस स्रोत से प्राप्त जमीन का आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो पहला है क्रय विक्रय, दूसरा है दान, तीसरा है वसीयत, चौथा है बदले एक्सचेंज, पांचवा है न्यायालय से प्राप्त आदेश या डिग्री, छठा है उत्तराधिकार के आधार पर बंटवारा, सातवां है पैतृक जमीन का बंटवारा, आठवां है सक्षम प्राधिकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्राप्त बंदोबस्ती पर्चा। ये सरकार के द्वारा बंदोबस्ती पर्चा दिया जाता है
जो सरकारी जमीन होता है उसका बंदोबस्ती पर्चा देता है। क्रय करके भी जो भूमिहीन है उसको बंदोबस्ती पर्चा उपलब्ध कराया जाता है। भूदान पर्चा उपलब्ध कराया जाता है। अधिशेष सरप्लस अर्जित जमीन का भी बंदोबस्ती पर्चा दिया जाता है। तो इस स्रोत से अगर जमीन किसी को प्राप्त होता है तो वो दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन आप कैसे करें। पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य का जो राजस्व विभाग का साइट है उस साइट पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है क्या अंचल या तहसीलदार कार्यालय में जाकर आप आवेदन जमा कर सकते हैं। दोनों ही परिस्थिति में आपको एक पावती रसीद प्राप्त होगा, एक्नॉलेजमेंट रसीद प्राप्त होगा। अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप गूगल पर जाकर LRC बिहार टाइप कीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको एक साइट मिलेगा https biharbhumi.bihar.gov.in। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक बिहार सरकार का राजस्व विभाग का साइट खुलेगा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। उसमें सबसे ऊपर ही आपको लिखा मिलेगा कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें और उसके जस्ट नीचे लिखा रहेगा दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति जानें। अब ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें जितने भी कॉलम हैं वो आप सही सही फिलअप कीजिएगा। उसमें जैसे आता है आपका सबसे पहले अप्लीकेंट का डिटेल भरना पड़ता है, उसका सेलर्स एंड बायर्स का डिटेल भरना पड़ता है, प्लॉट का डिटेल भरना पड़ता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है और लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करना पड़ता है। तो इस तरह आप बिहार में अगर दाखिल खारिज का आवेदन करना है तो ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं, या दूसरा जो है अंचल या तहसीलदार कार्यालय के RTPS काउंटर पर जाकर आप आवेदन सबमिट कर सकते हैं। किंतु याद रखिए दोस्तों, आप जो है पावती रसीद को संभाल के रखिएगा, क्योंकि आप आवेदन का अगर स्थिति जानना चाहते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ या स्वीकृत हुआ, तो आप जो है दूसरा जो है दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति जाने, इसी एक्नॉलेजमेंट रसीद में जो आपको नंबर मिलेगा, दाखिल खारिज का नंबर मिलेगा, उसको आप डालकर अपना स्थिति जान सकते हैं। अब बताते हैं आपको कि दाखिल खारिज आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करना आपको अनिवार्य है। यह आपको मैं पहले बता दूं कि प्रत्येक राज्य का दाखिल खारिज के नियम या अधिनियम बने हुए हैं और प्रत्येक स्टेट में जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से सबमिट करना है उसके बारे में मैं बताता हूं। अगर क्रय विक्रय, दान और बदले के आधार पर अगर आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना है तो इसके साथ आपको रजिस्टर्ड दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के अनुसार अगर 100 से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी है तो वो रिटेन में होगा, लिखित में होगा और वो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड होगा। अगर आप क्रय विक्रय या दान या बदलेन आप सिर्फ अगर स्टाम्प पेपर पर 1000 रुपया या 500 पर कर लेते हैं तो दाखिल खारिज आपका स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो ये रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसके बाद अगर क्रय विक्रय के आधार पर आप दाखिल खारिज का आवेदन करना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति से जमीन खरीदे हैं जिसके स्वयं के नाम से जमाबंदी चल रही है, तो आपको वंशावली लगाने का जरूरत नहीं है। किंतु अगर आप जिस व्यक्ति से जमीन खरीदे हैं अगर उसके स्वयं के नाम से जमाबंदी नहीं चल रही है, उसके पिता के नाम से चल रहा है या उसके दादा के नाम से चल रहा है या उसके परदादा के नाम से चल रहा है, तो आपको वंशावली लगाना आवश्यक है। उसके बाद
अगर आप खरीदे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए तो आपको जो है उसके साथ इस दस्तावेज को लगाना जरूरी होगा। अब वसीयत के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर वसीयत से के आधार पर आप दाखिल खारिज का आवेदन करना चाहते हैं तो यहां पर सिविल कोर्ट से पारित प्रोवेट आदेश लगाना अनिवार्य है। अगर ये आदेश प्रोवेट आदेश आप संलग्न नहीं करते हैं तो आपका दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिया जाएगा। प्रोवेट आदेश कुछ नहीं है बल्कि यह है कि जो वसीयत किया गया है इसको सिविल कोर्ट जो है वो कंफर्म करता है कि हाँ वसीयत जो है वो सही है। अब अगर न्यायालय की डिग्री के आधार पर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कोर्ट का जो डिग्री होगा उसको आप संलग्न करेंगे। उत्तराधिकार के आधार पर अगर बंटवारा के आधार पर आप दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो उत्तराधिकार के आधार पर दाखिल खारिज तभी होता है जिसके नाम से जमाबंदी है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा, उसके साथ साथ वंशावली लगाना पड़ेगा आपको, और जो बंटवारा नामा है उसको संलग्न करना पड़ेगा। बंटवारा नामा यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर आप रजिस्टर्ड कराते हैं सब रजिस्ट्रार के यहाँ तो उसका 6 प्रति लगा देंगे। अगर नहीं तो आप पंचनामा के आधार पर अगर बंटवारा नामा किए हैं तो उस पंचनामा का कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद पैतृक संपत्ति का बंटवारा के आधार पर अगर दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो यहाँ आपको वंशावली संलग्न करना पड़ेगा, फिर बंटवारा नामा संलग्न करना पड़ेगा। बंटवारा नामा पुनः रजिस्टर्ड भी हो सकता है या पंचनामा भी हो सकता है। उत्तराधिकारी के आधार पर बंटवारा और पैतृक संपत्ति के आधार पर बंटवारा दोनों में थोड़ा सा अंतर यह है कि पैतृक संपत्ति के बंटवारा के आधार पर आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो पहले हमने एक वीडियो में बताया है कि पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ियों का अधिकार होता है। तो अगर पिता जीवित भी है तो उस जमीन पर अगर पिता को उनके पूर्वज से प्राप्त हुआ है तो पिता, उसके पुत्र, उसके पौत्र और उसके प्रपोत्र, इस चारों की सहमति जब हो जाएगी, आपसी सहमति जब होगी, तभी आपको आपका दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाएगी। उसी तरह उत्तराधिकार के बंटवारा के आधार पर भी है। अगर आपसी सहमति जितने भी सहिस्सेदार हैं अगर उसका नहीं होता है तो आपका दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। अगर एक भी सहिस्सेदार की सहमति नहीं है तो आपको दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट बंटवारावाद दाखिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सरकार बंदोबस्ती पर्चा देता है, परवाना भी कहते हैं इसको, उसके आधार पर दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो जो पर्चा है उसको आपको संलग्न करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स है। कुछ राज्यों में आधार कार्ड का भी डिमांड होता है, कुछ राज्यों में बॉन्ड भर के भी कागज लिया जाता है, किंतु हमने जो अभी बताया वो अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स है। अब आइए हम आगे समझते हैं कि दाखिल खारिज आवेदन करने का समय अवधि क्या है। जब आप मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं तो मालिकाना हक प्राप्त करने के 90 दिन के अंदर आपको दाखिल खारिज का आवेदन तहसीलदार या अंचल ऑफिस में ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है उसको सबमिट करना होगा। किंतु अगर 90 दिन के बाद आप दाखिल खारिज का आवेदन अगर देते हैं तो उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा जिसमें होगा कि विलंब से आवेदन दाखिल करने के कारण दर्शाते हुए विलंब माफी के लिए आपको एक आवेदन उसमें लगाना होगा। अब अगला जो बिंदु है, आप ये समझिए कि अब दाखिल खारिज का आवेदन आप जब कर देते हैं तो उसका निपटारा डिस्पोजल कैसे किया जाता है। तो दाखिल खारिज के आवेदन का निपटारा जैसे ही आप आवेदन कर देते हैं अंचलाधिकारी के पास, तहसीलदार के पास, तो अंचलाधिकारी या तहसीलदार इस आवेदन को जांच हेतु
राजस्व कर्मचारी, जिसे हल्का कर्मचारी भी कहते हैं, और अन्य राज्यों में पटवारी बोलते हैं। बिहार में आपको राजस्व कर्मचारी, अन्य राज्यों में पटवारी बोलते हैं, उसके पास जांच के लिए भेज देता है। तो यहाँ जांच की जो प्रक्रिया है वो दो तरह से होती है। एक तो आपने जो जमीन परचेज किया है, जो सरकारी राजस्व दस्तावेज है उससे मिलान किया जाता है कि क्या आपका जमीन सही है कि नहीं, कोई सरकारी जमीन तो नहीं है। और दूसरा है कि जो प्लॉट, जो जमीन आपने खरीदा है उसका भौतिक सत्यापन किया जाता है कि उस जमीन पर जो है क्रेता का दखल कब्जा है कि नहीं, क्या जमीन विवादित तो नहीं है। आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर जमीन विवादित होगा या आपका भौतिक रूप से दखल कब्जा नहीं होगा तो दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी जाती है। आपका राजस्व कर्मचारी या पटवारी जो है, यह रिपोर्ट जो है उसके ऊपर जो है अंचल निरीक्षक, सर्किल इंस्पेक्टर के पास भेजता है जांच का रिपोर्ट। उसके बाद अंचल निरीक्षक अब ये अपने अनुशंसा के साथ ये अंचलाधिकारी के पास भेजता है। दोस्तों, बिहार में अभी अंचलाधिकारी के साथ साथ राजस्व अधिकारी को भी दाखिल खारिज की शक्ति प्रदत्त की गई है। तो अब बिहार में अंचलाधिकारी के साथ साथ राजस्व अधिकारी भी दाखिल खारिज करते हैं। अब जैसे ही अंचलाधिकारी के पास या राजस्व अधिकारी के पास जांच रिपोर्ट प्राप्त होता है तो वह दो प्रकार का नोटिस निर्गत करता है, एक आम नोटिस और एक खास नोटिस। इस नोटिस का उद्देश्य यह है कि जिस जमीन का दाखिल खारिज होने वाला है, अगर किसी प्रकार का कोई आपत्ति है तो वो 14 दिन के अंदर अंचलाधिकारी के यहाँ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर आपत्ति प्राप्त नहीं होता है इस अवधि में, अंचलाधिकारी जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है एवं स्वयं के संतुष्टि के आधार पर दाखिल खारिज को या तो स्वीकृत करेंगे या अस्वीकृत करेंगे, इसके लिए एक मुखर आदेश पारित करेंगे। और अगर आपत्ति प्राप्त होता है तो फिर उसकी सुनवाई करेंगे। सुनवाई में जो आपत्ति करता है उसको बुलाया जाएगा, जो क्रेता है उसको बुलाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ा तो अंचलाधिकारी को यह शक्ति प्रदत्त की गई है कि वे किसी और को भी बुला सकते हैं। अब सुनवाई के उपरांत अंचलाधिकारी जो है इसमें मुखर आदेश पारित करेंगे। अगर आपत्ति सही पाया जाता है तो दाखिल खारिज के आवेदन को अस्वीकृत करेंगे, अगर सही नहीं पाया जाता है तो दाखिल खारिज को स्वीकृत करेंगे। उसके बाद अगर स्वीकृत हो जाता है तो फिर लास्ट में एक करेक्शन स्लिप, शुद्धि पत्र जारी होता है। शुद्धि पत्र क्या होता है कि जैसे हमने दाखिल खारिज में बताया था कि शुद्धि पत्र में होगा कि जो जमीन को बेचा है या जिसके नाम से खारिज करना होता है उसका नाम वहां दर्ज होता है, और जिसके नाम से दाखिल करना होता है उसका नाम दर्ज होता है। दाखिल करने वाला का वहां पर एक जमाबंदी नंबर उसमें दिया रहता है और जमीन का सारा डिटेल रहता है वहां। और इस शुद्धि पत्र को अंत में जो है उस दाखिल खारिज एप्लीकेशन के विरुद्ध में उस साइट पर जो है अपलोड कर दिया जाता है, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपत्ति रहित है तब इसका डिस्पोजल की जो तिथि है वो 30 दिन है। अगर आपत्ति प्राप्त होता है तो फिर 60 दिन समय अवधि है। अगर इस 30 दिन और 60 दिन में डिस्पोजल नहीं होता है तो आप जो है भूमि सुधार उपसमहर्ता के पास आप आवेदन दे सकते हैं लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत। अब आपको बताते हैं अगर अस्वीकृत हो जाता है तो जो कानून बिहार में बना हुआ है, बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 और नियमावली 2012, तो उसके विरुद्ध 30 दिन के अंदर, अस्वीकृति के 30 दिन के अंदर सत्यापित प्रति के साथ आप भूमि सुधार उपसमहर्ता, लैंड रिफॉर्म डिप्टी कलेक्टर, DCLR न्यायालय में आप अपील दाखिल कर सकते हैं। भूमि सुधार उपसमहर्ता न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित होता है उसके विरुद्ध
वादी या प्रतिवादी जो भी एनवायड है तो उसके विरुद्ध जो है रिवीजन करने का प्रावधान है, पुनरीक्षण करने का प्रावधान है। इसके लिए आपको अपर समहर्ता का न्यायालय या जिला का समहर्ता जो है कलेक्टर के कोर्ट में आपको आवेदन दाखिल करना होगा। तो ये दाखिल खारिज का एक विस्तृत रूपरेखा हमने बताया है। प्रत्येक राज्य का अलग अलग कानून बना हुआ है, पहले ही हमने बताया। बिहार में जैसे हमने बताया कि बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 है और नियमावली 2012 है। उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है, इसी राजस्व संहिता में दाखिल खारिज के बारे में प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राजस्व संहिता है जिसके अंतर्गत जो है दाखिल खारिज का प्रावधान किया। प्रत्येक राज्य का अपना अपना है, थोड़ा कामोवेश थोड़ा बहुत अंतर है, किंतु दाखिल खारिज की जो ये प्रक्रिया हमने बताया, जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारे जगह लगभग समान है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।